नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग सीधे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आज आपके लिए नई हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि बेसिकली करंट अफेयर्स में क्या कुछ चीज़ें रही हैं। और इसके पहले मैं आपको मैं सूचित कर दूं कि ये जो आप क्लासेस हमारी देखते हैं, ये हमारा किसी भी एग्जाम के लिए, आप लेखपाल की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट आर होगा, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग हर टाइप के मैं प्रश्न डालता हूं। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी रहते हैं आपके और फैक्चुअल प्रश्न भी रहते हैं, ताकि इसका एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। सीधे तौर पर आइए आज हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं किसके लिए आपको देता हूं प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको उसका उत्तर बताना होता है। कल संभवतः एक ही दो लोगों ने उत्तर दिया था, मैं चाहता हूं कि इसमें से आप लोग और उत्तर दें और इसका एग्जैक्टली उत्तर बता दें कि भाई किसमें क्या है। 45 गीगावाट की असाधारण जो है सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में किन तीन राज्यों ने समग्र रूप से देश का नेतृत्व किया है? तो उसमें से आपका बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपका राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। ये तीन स्टेट ऐसे हैं जो बेसिकली क्या है, नंबर 1 पर हैं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये वार्षिक तौर पर 45 गीगावाट की हमने एक वृद्धि की है, वार्षिक वृद्धि की है, क्योंकि आप जानते होंगे सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खास जोर दे रही है। और ऐसे में जो सौर हमारा जो एक योजना है, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली हर घर योजना, उसके तहत जो सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं, सोलर पैनल, उसके थ्रू हमने 45 गीगावाट की जो वृद्धि है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्राप्त की है। उसमें से जो सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले जो राज्य हैं वो है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और अगर हम मासिक वृद्धि की बात करें तो उसमें आपका मासिक वृद्धि में आपका राजस्थान, गुजरात और आपका जो है तेलंगाना आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज का पहला टॉपिक भारत म्यांमार संबंध है आपका। हालिया घटनाक्रम और रणनीतिक महत्व पर हम बातचीत करें तो अभी भारत और म्यांमार के संबंधों में मजबूती आई हुई है और पहले भी मजबूती हालांकि रही है, तो यह भी चर्चाओं में रहा है। चूंकि हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के जो विदेश राज्य मंत्री हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने म्यांमार का दौरा किया था। अब इन्होंने म्यांमार का दौरा किया था तो इसलिए चर्चाओं में है। और उन्होंने म्यांमार के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं श्री मिन आंग ह्रांग, इनके साथ में इन्होंने जो है मुलाकात की है। तो अब म्यांमार के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। ये आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो और जो है अपने आप पे भारत के प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने पर बधाई भी पत्र सौंपा। और भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बैठक दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, स्थलीय और समुद्री पड़ोस की साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। म्यांमार के साथ में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है अपनाने का प्रयास किया है। ठीक है, कि ताकि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ हम एक बेहतर संबंधों को हम स्थापित कर पाए। पहले चलता था लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। अब क्या चलता है, एक तरीके से एक्ट करने वाली पॉलिसी, कि अब हमें सिर्फ देखना नहीं, हमें काम करना है। ठीक है, लुक एक्ट पॉलिसी नहीं, बल्कि एक्चुअली में एक तरीके से प्रॉपर काम करना है इस पर, यानी कि एक्ट ईस्ट, हमें एनी हाउ एक्ट पर काम करना है, बजाय इसके कि हम सिर्फ देखने पर विचार करें। क्या महत्व है भारत के संदर्भ में म्यांमार का रणनीतिक महत्व क्या है? तो नंबर 1, पड़ोसी प्रथम की जो हमारी नीति है उस पर हम म्यांमार के साथ संबंध बनाते हैं। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, निकटतम पड़ोसी देश है, और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और विशेषकर जो है बौद्ध और धर्म को लेकर के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐसे में म्यांमार के साथ हम मजबूत रिश्तों में रहना चाहते हैं। एक्ट ईस्ट की बात करें, हम एक्ट ईस्ट नीति की बात करें तो म्यांमार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का जो आसियान है, ये आसियान के हम गेटवे के रूप में जानते हैं। किसको? म्यांमार को। तो ऐसे में आसियान के संदर्भ में बात करें या फिर हम खासकर म्यांमार के संदर्भ में बात करें तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण देश हो जाता है। यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग भी होता है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्जाम में विकल्प के रूप में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर के विकास के लिए अहम माना जा सकता है। तो उसमें से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। और म्यांमार के संदर्भ में जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, और भारत के को ये, चूंकि जिस प्रकार से अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो सिनेरियो बन रहा है प्रॉपर ग्लोबल लेवल पर, उस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थितियां ठीक नहीं है।
बात चाहे नेपाल की कर लीजिए, अफगानिस्तान की कर लीजिए, पाकिस्तान की कर लीजिए, चीन, आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तो ऐसे में जो हमारे देश पड़ोसी हैं उनके साथ स्ट्रैटेजिक रूप से, कॉमर्शियल रूप से उनके साथ हमारे संबंधों में बेहतरी होनी चाहिए। अगर बेहतर संबंध नहीं रहते हैं तो सामरिक दृष्टिकोण से वो हमारे लिए ठीक बात नहीं होती। इसलिए भारत देश हमेशा एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी हमारी है इसको फॉलो करने का प्रयास करता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये एक दृष्टिकोण है अपने आप पे। इसमें क्या कहा जाता है कि समुद्री सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी में सहयोग के लिए म्यांमार एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल प्रोफाइल की बात करें, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं म्यांमार के, तो राजधानी इसकी क्या है, नेपिडा है। और अगर हम इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप यहां पर म्यांमार को मैप में देख पा रहे होंगे, तो म्यांमार भारत के साथ लगभग जो है 1643 किलोमीटर की एक लंबी जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। ये अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा जो है बॉर्डर लाइन हमारे साथ है इसका, म्यांमार का। और अगर हम सीमावर्ती भारतीय राज्य की बात करते हैं तो भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ प्राकृतिक और राजनीतिक यानी कि नेचुरल और पॉलिटिकल जो बाउंड्री वाल है बनाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, ये इंडिया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये एक लंबी जो सीमा साझा करता है अपने आप में कौन, म्यांमार, भारत के साथ में। इसको आप थोड़ा सा चाहे तो जूम करके आप इसको देख सकते हैं। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो उस देश के आसपास कौन सा भारतीय जो सीमा है वो लगती है भारत की, उसके आसपास भारतीय राज्य कौन से लगते हैं, तो ये चीज जरूरी ही है। आप यहां पर इंडिया देख पा रहे होंगे और ये पूरी सीमा जो है आपकी म्यांमार के साथ जो है आपको लगती हुई नजर आ रही है। एक लंबी सीमा रेखा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ में। ठीक है, जिसमें कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए हमने आपसे अभी स्टार्टिंग में कहा कि दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए म्यांमार का अपना क्या है, एक अहम योगदान है। ऐसी स्थिति में उन राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए जो राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। ये 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं जो अपने आप में इस म्यांमार की सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। और इनके चारों के नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको एग्जैक्टली नोट कर लीजिएगा। लेखपाल वाले भैया जी लोग, बहनी जी लोग नोट कर लीजिए, बाकी भी आप बाकी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, समुद्री सीमा की हम बात करते हैं तो म्यांमार बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल और अंडमान सागर में भारत का समुद्री पड़ोसी देश है अपने आप में। आप इसको मैप में भी देख ही पा रहे होंगे, देखिए यहां पर अपने आप में बे ऑफ बंगाल आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा और दे रहा होगा। ठीक है, तो ये खास बात इसकी है कि भाई ये बंगाल खाड़ी और अंडमान सागर में भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। ये हो गया आपका अंडमान सी। ठीक है, ये अंडमान सी हो गया। तो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी में भारत का क्या है, ये पड़ोसी है अपने आप में, म्यांमार आप यहां पर इसको देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये आप इसको मैप के माध्यम से अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है ना भाई, चलिए। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको याद करने वाली होती हैं। हमेशा जब भी कोई कंट्री रहा गई चर्चाओं में तो उसको रेडी कर लिया करिए। इसके अलावा एक खास बात इसमें यह भी है कि म्यांमार का कोको द्वीप, क्या कोको द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेहद करीब स्थित है। तो कोको द्वीप के बारे में अलग से आपके प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा भारत म्यांमार प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार के लोगों के लाभ और क्षेत्रीय संपर्क यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कई विकासात्मक परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ठीक, जैसे कि कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना, इसको हमने यहां डिटेल्स में लिख दिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। या एक रणनीतिक अवसंरचना परियोजना है, यह समुद्री मार्ग से भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित सिटवे बंदरगाह से क्या है, जोड़ता है। तो अब ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, लगे हाथ है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह कलादान नदी के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग जो है और फिर सड़क मार्ग द्वारा भारत के मिजोरम राज्य को जोड़ती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, पूर्वोत्तर भारत तक माल ढुलाई के लिए एक वैकल्पिक और छोटा मार्ग प्रदान करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए इस संदर्भ में। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग ये भी चर्चाओं में रहता है। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 1360 किलोमीटर का लंबा यह अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत के मणिपुर को म्यांमार होते हुए थाईलैंड से जोड़ता है। और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार, वाणिज्य और जनसंपर्क को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो इन अंतरराष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सब बहुत क्या है, महत्वपूर्ण फैक्चुअल डेटा है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी पर प्रश्न आ जाएगा आपके सामने कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में म्यांमार के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख अवसंरचना परियोजना चलाई जा रही है? नंबर 1 कलादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना, दूसरा भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर बताइए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लिया करिए प्लीज आप लोग, है ना। कोई ऐसा ना रहे कि आप उसको ना पढ़ पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बताइए भाई, ए होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। एक और दो सही इसमें से, और आपका वो वाला विकल्प जो है क्या है, नहीं सही है, ठीक है, ये नहीं सही है। चाबहार तो अलग है ना, जान चाबहार के बारे में, चाबहार बंदरगाह के बारे में अलग से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। इसको मैं टास्क दे देता हूं आपको, ठीक है, टास्क। और मैं फिर से एक बात आपसे कहता हूं कि जब भी आप कोई चीज पढ़िए, जब भी आप कोई चीज लिखिए, तो जो कनेक्टिविटी होती है एक तरीके से, जो कनेक्टिंग टॉपिक होते हैं उनको जरूर पढ़ा करिए आप आपस में, ठीक है। चलिए एनसीवीटी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय समझौता हुआ है, ड्यूअल मान्यता और कौशल विकास। ये अभी एक महत्वपूर्ण समझौता दरअसल किया गया है, आपके जानने योग्य भी है। एक्चुअली में 10 अप्रैल 2026 को कौशल विकास के क्षेत्र में यानी कि स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट कदम उठाते हुए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग एनसीवीटी बोलते हैं, ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय BAOU के साथ एक ऐतिहासिक MOU पर क्या किया है, साइन किया हुआ है। किसने किया है साइन? ये किया है एनसीवीटी ने BAOU के साथ, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म BAU बोलते हैं। किसको? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय को। इस समझौते के तहत ये जो समझौता हुआ है, इसमें BAOU यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय को ड्यूअल श्रेणी के मान्यता प्राप्त संस्थान के का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? ड्यूअल श्रेणी के। यह समझौता कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की सचिव और एनसीवीटी के अध्यक्ष सुश्री देवाश्री मुखर्जी तथा एनसीवीटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। और अगर हम इसके समझौते की पर बात करें तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमने जो ये BAU है इसको हमने ड्यूअल श्रेणी का मान्यता प्राप्त का दर्जा दिया है, आखिर इसका मतलब क्या होता है कि भाई हमने किसी विश्वविद्यालय को ड्यूअल दर्जा दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आप एकेडमिक के साथ में आप स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे होते हैं ना, नहीं एक साथ में आप दो काम करेंगे, दैट्स कॉल्ड ड्यूअल श्रेणी का। यानी कि आप एकेडमिक भी आप दे रहे हैं और एकेडमिक के साथ आप लोगों के ग्रोथ के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्य कर रहे हैं। एक मोटे शब्दों में मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिया। यानी कि इस समझौते के तहत BOU को दोहरी भूमिका निभाने का अधिकार प्राप्त होगा। अब यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा और प्रशिक्षण पर यानी कि एजुकेशन और अपने आप के ट्रेनिंग पर काम करेगा, बल्कि राष्ट्रीय कौशल योजना ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NSQF के अनुरूप विभिन्न कौशल योग्यताओं के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन, असेसमेंट और प्रमाणन भी कर सकेगा अपने आप में। तो अलग अलग स्किल के लिए प्रमाणित करेगा बच्चों को अपने आप में और उनके विकास के लिए काम करेगा। तो एकेडमिक के साथ में यानी कि एजुकेशन एंड अपने आप में ट्रेनिंग के साथ में यह कौशल विकास के क्षेत्र में प्रमाणन देने वाला विश्वविद्यालय बन जाएगा। इसी को ड्यूअल श्रेणी का दर्जा हम कहते हैं, ठीक है। इसके संचालन के दायरे की हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय को अपने मुख्य परिसरों के साथ साथ में अपने सभी अनुमोदित केंद्रों पर, जो भी इसके अप्रूव्ड सेंटर होते हैं, कोई भी विश्वविद्यालय होता है तो उसके सेंटर्स होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, तो उनके माध्यम से इन कौशल सेवाओं का संचालन करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि यह विश्वविद्यालय अपने मुख्य कैंपस में इसके लिए काम करेगा और इससे संबद्ध जो कॉलेजेस होंगे, जो सेंटर्स होंगे, उन पर भी यह काम करेगा स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र और लचीला मूल्यांकन ड्यूअल मान्यता की सबसे खास विशेषता यह है कि यह BAU अपने छात्रों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो प्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वह NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मूल्यांकन एजेंसियों की सेवाएं भी ले सकता है। तो यह भी खास बात है अपने आप पे। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा का महत्व। NSQF एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है। BOU द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र अब NSQF के मानकों के अनुरूप होंगे, जिनमें इन्हें कौशल प्रमाण पत्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग मान्यता प्राप्त होगी। तो ये सारी बातें इसमें दी गई हैं।
चलिए बाकी अब आप पढ़ लीजिएगा इसको, जैसे कि इससे क्या लाभ होगा। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। यह मान्यता एनसीबीटी के उद्योग उन्मुख इंडस्ट्री ओरिएंटेड नियामक ढांचे के अनुरूप, और इससे युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार जो है तैयार किया जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि बाजार की डिमांड क्या है इस समय, स्किल का होना। और अगर हम बाजार की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम अपने अभ्यर्थियों को स्किल नहीं करेंगे, उनको कौशल नहीं प्रदान करेंगे, तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। सिंपल सी साधारण सी बात है। तो इसलिए सरकार कर रही है कि भैया इसको रोजगार मिले। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, अप स्किलिंग और स्किलिंग जो है क्या होगा, अपने आप पे मजबूत होगा। तो ये सारे इसके फायदे यहां पर लिखे गए हैं। चलिए अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न आपके सामने। बताओ भाई, हाल ही में 10 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालय को डिबल श्रेणी के मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? आसान है, बहुत आसान है, बताइए। सिंपल सी बात है, बी इज द राइट आंसर है ना, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन प्रमुख विषय और लोकतांत्रिक विमर्श, यानी कि हाल ही में गोवा में जो है क्या हुआ है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ठीक है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए जिसको बोलते हैं, भारत क्षेत्र के जोन 7 के 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ है। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष, तटीय राज्यों जैसे कि आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, यहां के विधायक और सांसदों ने भाग लिया। इसमें सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी हुआ हाल ही में, इसका उद्देश्य था विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना और सतत विकास, नीली अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में महिलाओं तथा युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये इसका क्या था, मुख्य मोटो था। तो ये आपको क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि अभी हाल ही में इस प्रकार का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 4-5 ऑप्शन दे देगा कि कृषि, ऐसे अलग अलग भटकाने के लिए आपको कि भाई इसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगनी करना है, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को स्किल करना है, इसका उद्देश्य महिलाओं को जो है मुख्य धारा से जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ऐसे करके कई सारे विकल्प आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो उद्देश्य, जब भी कोई बड़ा सम्मेलन या आयोजन हुआ करे तो उसका मोटो क्या, किस उद्देश्य के लिए उस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए अल्टीमेटली। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम सीपीए बोलते हैं अपने आप में, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, मतलब इसकी स्थापना, सीपीए की स्थापना 1911 में, कब, 1911 में एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ठीक है, के रूप में हुई थी। और 1948 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो ये स्थापना, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों के संसदों और विधानमंडलों के बीच सुशासन यानी गवर्नेंस, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के उच्च मानकों यानी कि हाई मेंटेनेंस को क्या करना है, हाई मानक जो पैरामीटर्स होते हैं उनको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, जिसको सीपीए भी बोलते हैं। भारत क्षेत्र, ठीक है, तो सीपीए का भारत क्षेत्र विश्व के 9 सीपीए क्षेत्रों में से एक है। और इसमें बाकी सारी चीजें लिखी हुई है कि भैया लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये सीपीए भारत क्षेत्र के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे विभिन्न जोनों में यानी कि 7 जोनों में इसको डिवाइड किया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें कई सारी बातें इसमें आई इस समय से निकल करके, जिसमें कि विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई कि भाई लोकतंत्र को अगर अधिक समावेशी बनाना है तो महिलाओं की भूमिका का होना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में आप जानते होंगे कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 73 और 74 अमेंडमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना भाई, याद करिए। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों में यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में पारित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 2 अधिनियम आपके सामने आ गए। एक 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसके तहत पंचायतों में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, 1/3 रिजर्वेशन। और अभी हाल ही में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भी, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, के अकॉर्डिंग
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए क्या है भाई साहब, बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये 73 और 74 अमेंडमेंट आप लोग पढ़ते होंगे पंचायती राज वाले चैप्टर में। कहां पर? पंचायती राज वाले में। तो क्या करिएगा, आज मैं आपको टास्क देता हूं आपको कि आप लोग क्या काम करिएगा, जो पंचायती राज है, क्या पंचायती राज है, इस पंचायती राज के चैप्टर को आप लोग क्या करिएगा, डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा इससे समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, यानी कि जो तटीय राज्य हैं आप वहां पर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देखो यहां पर लिखा है ना, इन स्टेट में। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे, हालांकि देख पढ़ लीजिए इसको। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, क्या वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, अब विश्व बैंक पर अलग से प्रश्न आता है, तो क्या करिए, फट से इसको लिख लीजिए कि भैया हमको पढ़ना है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसका कार्य क्या है, ठीक है। जैसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष, उसका हेडक्वार्टर, उसका कार्य, इतना आपको पता होना चाहिए। तो विश्व बैंक के अनुसार नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है अपने आप में। तो ये बात है, और लगभग जो है हमारी जो तटरेखाएं लंबी हैं उनमें नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा युवा भागीदारी और सतत और विकसित भारत 2047, आप जानते होंगे सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो इस समय से हमने इस ध्येय को भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिससे क्या हो, लोकतंत्र मजबूत हो, महिलाओं की भूमिका हो अपने आप में, और जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक अपने आप में जो डिवाइडेंड है, उसके माध्यम से हम उसका प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को और नीतियों को अपने मजबूत बनाने में हम कार्य जो है मजबूत बनाने में उसका हम उपयोग कर पाए। किसका? जो हमारा यूथ है एक तरीके से। चलिए, अब इसी पर छोटा सा प्रश्न आ जाएगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। थोड़ा मैं डिटेल्स में कराता हूं, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसको समझे रहेंगे स्टोरी के रूप में तो आपको याद रहेगी चीजें कि हाँ भाई ऐसा समय हुआ था, इसका ये उद्देश्य था, इसका ये चीजें थी, ठीक है। फैक्ट पढ़ के तो सब लोग जाते हैं। चलिए, सी उत्तर हो जाएगा इसका, क्या? सी इज द राइट आंसर। यहां पर आपके सामने विकल्प के रूप में यहां पर लिखा होगा सी, ये देखिए, ठीक है ना। चलो, विश्व होम्योपैथी दिवस बड़ा चर्चाओं में रहता है, आप जानते होंगे, और इसे जो अभी हाल ही में मनाया गया, क्या? विश्व होम्योपैथी दिवस। हाल ही में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दीर्घकालिक स्वास्थ्य, क्या? दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, ठीक है, विषय पर, क्या? होम्योपैथी फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ विषय पर यह थीम था, ये थीम था, इस विषय पर विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन दरअसल साक्ष्य आधारित, सुलभ और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में होम्योपैथी के मुख्य धारा की चिकित्सा में स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो उसी में होम्योपैथी वगैरह को भी, यूनानी होम्योपैथी सबको शामिल किया गया था। और आप लोग जो है एलोपैथ जो है दवा खाते हैं उससे ज्यादा आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथी लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर हम इसकी बात करते हैं कि तिथि इसकी क्या होती है विश्व होम्योपैथिक दिवस की, तो इसका दिवस होता है 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। और ये आपके एचईओ के एग्जाम के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एचईओ के एग्जाम के लिए, ठीक है। यह दिन जो होता है वो होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लाभों को बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे जन सुलभ बनाना ही इसका क्या उद्देश्य है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में होम्योपैथी अब केवल एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि यह लाखों पंजीकृत चिकित्सकों और सैकड़ों शिक्षण संस्थानों के समर्थन से यह मुख्यधारा की चिकित्सा प्रणाली का एक अभिन्न अंग जो है बन चुकी है। अब संस्थागत और डिजिटल विकास पर भी इस बात जोर दिया गया है। नियामक एवं शोध संस्थान CCRH, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, यह साक्ष्य आधारित शोध और अंतर विषयक सहयोग को बढ़ावा देने वाली सर्व संस्था है। NCH की बात करते हैं तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और होम्योपैथी चिकित्सकों का राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स तैयार करने के लिए एक उत्तरदायी है, जिससे इससे क्षेत्र में पारदर्शिता आती है। तो ये अलग अलग कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
NIH राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ठीक है, यह उच्च स्तरीय शैक्षणिक और नैदानिक प्रशिक्षण संस्थान है। डिजिटल पहल के अंतर्गत आयुष ग्रिड एक अभियान चलाया गया है। यह आयुष क्षेत्र, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी को पूरी तरीके से डिजिटल करने के लिए सरकार का IT बैकबोन है अपने आप पे डिजिटल पे। आयुष ग्रिड ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, इसको टिक लगाइए तुरंत। इसके अलावा HMIS अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, इसके माध्यम से मरीज केंद्रित सेवाओं, ठीक है, को सुव्यवस्थित किया जाता है। तो ये कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो आपके HU वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसको सबको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है योजनाएं। इसके अलावा बाकी आप जानते होंगे कि ग्लोबल लेवल पर हम लोग जो है अभी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और प्रिवेंटिव जो तरीके होते हैं उनसे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो निवारक और दीर्घकालिक जो दोनों प्रकार की बीमारियों के लिए एक बेहद किफायती और प्रभावी समाधान हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने इस होम्योपैथी के माध्यम से। अब आ जाएगा प्रश्न इस पर से, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आसान है, कोई कठिन नहीं है कि आप ना बता पाए, ठीक है, पढ़िए बताइए फिर आप लोग। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग को बताना है इसका उत्तर, ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग ना तो उसका उत्तर देने में क्या रहेगी, आपको आसानी रहेगी, है ना। बताओ, कुछ लोग को नींद आ रही होगी, अरे भाई साहब सो जाओ। सोना नहीं है, पढ़ना है लल्ला, है ना, पढ़ना है। अगर लेखपाल बनना है तो डेली सुबह तो पढ़ना है ना। लेखपाल की तैयारी चल रही ना आप लोग की, कोई IAS तैयारी करके लेखपाल का दे रहा है एग्जाम, कोई PC तैयारी करके दे रहा है एग्जाम, बुरी बात नहीं है, लेकिन बनना है लेखपाल आपको, है ना। तो अगर लेखपाल बनना है तो डेली करंट पढ़ना है, ठीक, ये नारा बना लो कि अगर लेखपाल बनना है तो डेली करंट पढ़ना है ना। चलो ध्यान रखिएगा। चलो भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये बी वाला, बी मतलब कि आपका जो ये ऑप्शन है, कहां गया भाई, ये प्रश्न पढ़ो, इसका क्या उद्देश्य था अपने आप में आयुष, ये तो ये इसका उद्देश्य जाएगा, ठीक है। चलो, कर्मयोगी साधना सप्ताह अभी चर्चाओं में रहा है। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए 2 अप्रैल 2026 से कर्मयोगी साधना सप्ताह शुरू किया गया। और साधना का पूर्ण रूप क्या है, ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं कि साधना का जो है क्या होगा। स्ट्रेंथिंग एडाप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट है, इसका फुल फॉर्म है। यह पहल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत द्वारा संयुक्त रूप से क्या है, ये संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य सिविल सेवा को आर्थिक नागरिक केंद्रित भविष्य के लिए तैयार करना और उत्तरदायी बनाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। बस इसमें अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया और उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और यह नौकरशाही में नकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रत्येक कर्मचारी के योगदान को अधिकतम करना है। तो ये इसका अल्टीमेटली उद्देश्य हो जाएगा। चलिए भाई साहब, पूछ लिया सीधे, साधना का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे कि 2 अप्रैल 2026 में साधना सप्ताह का आयोजन किया गया। साधना का पूर्ण रूप क्या है यह भी हमने आपको बताया था। आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अभी जस्ट हमने विद इन 30 सेकेंड आपको बताया था, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ए ये वाला हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। अभी हालांकि हमने आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा। चलो, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति अभी चर्चाओं में यह भी रहा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई क्या चर्चाओं में है, क्या किस लिए क्या रहा है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में अप्रैल 2026 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक संपन्न हुई है। और अच्छा, बैंकिंग को लेकर के मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आरबीआई को पढ़ लीजिएगा, आरबीआई के सारे फंक्शन पढ़ लीजिए। और मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है ना। महंगाई कैसे बढ़ती है, मतलब मौद्रिक नीतियां कैसे बनती हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था। तो ये बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। 1 रुपया कौन छापता है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अभी हाल ही में समिति ने क्या किया कि 8वीं बार लगातार रेपो दर को 5.2% पर स्थिर रखने का
निर्णय लिया है। अच्छा बताओ मुझे आप लोग कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत आसान है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, अगर इकोनॉमिक्स वगैरह, तो आप जानते होंगे, बताइएगा मुझे। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर 5.50 पर बनी हुई है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.6% थी। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिस पर कई बार प्रश्न भी बनता है, जिसको सीपीआई के नाम से भी हम जानते हैं, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4.6 रखा गया अपने आप पे, जो कि क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि पश्चिम एशिया संघर्ष कितना बड़ा है, ठीक है। उसके कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और अल नीनो की स्थितियों को मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बताया गया है अपने आप में, कि भैया जो स्थिति है अल नीनो से इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और जो पश्चिम एशिया में जो स्थिति आप देख पा रहे होंगे, जो अपने आप पे पॉलिटिकल एजेंडा जो चल रहा है, उससे निश्चित तौर पर नुकसान तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हालांकि फिर भी भारत ने अपने आप को तटस्थ बनाया हुआ है, अपने कांस्टेंट है अपने आप में वो, यानी तटस्थ रुख और बदलाव को दर्शाती है, जो भविष्य में दरों में कटौती की संभावना को खुला रखती है ना। यह निर्णय संतुलित आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के उद्देश्य से क्या है, ये प्रेरित है अपने आप में। चलिए अब आप बताइए प्रश्न इसमें क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आज प्रश्न सारे आप ही पढ़ोगे, क्योंकि मैं डेली पढ़ता था, लेकिन आज आप पढ़ोगे, आप उत्तर बताओगे इसका। बताओ, बोलो भाई सब, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कुछ ऐसा नहीं कि जो बहुत टफ है कि आप उसे ना बता पाए, आसान है ना, इजी है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। मैसेज अगर आ जाए कि यार इसका उत्तर बताइए क्या होगा, आप बता ले जाओगे, तो इसका भी आंसर प्लीज आप लोग दीजिए प्लीज। कल किसी छात्र ने मैसेज किया था कि सर अगर क्लास में और बातें ना करें तो सर करंट अफेयर्स 30 मिनट में हो जाएगा। देखो ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लास में बच्चों को बांधना पड़ता है ना। आप जब टीचर बनेंगे तो शायद आप इस बात को समझेंगे। दूसरी बात है, मेरी कोई बात ऐसी नहीं होती है जो अनवांटेड होती है, आपके जीवन से संबंधित ही होती है अपने आप, जो कि आपके जीवन को बदलने वाली होती है। कब कहां कौन सी कैसी बात जो है किसके दिल को छू जाए और वो कौन आगे निकल जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। कब किससे कौन सुधर जाए। इससे कल ही एक कॉल आई मेरे पास, बोले सरदेव सर आप जो मेंटरशिप आप देते हैं, जो गाइड करते हैं क्लासेस में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो कह रहे थे कि सर पहले तो लगता था कि मतलब कई क्लास में देखता तो लगता था कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखने वाले, लेकिन नहीं, बच्चों को बताना, सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, शिक्षा का मूल उद्देश्य यह भी होता है कि आपके भीतर दया, करुणा, वात्सल्य और सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता का भाव आए, आपके भीतर नैतिक मूल्यों का विकास हो। यह शिक्षा का मतलब होता है। और मेरी हैबिट है कि मैं आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ में आपको मैं सांसारिक ज्ञान के भी जो है कराऊं मैं आपको ज्ञान, है ना। शिक्षक असल में वही होता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब कि 1 2 तीनों, यानी कि तीनों इसमें समिति मतलब विकल्प क्या सही है। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 11वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पुरानी योजनाएं होती हैं ना, अगर कोई भी पुरानी योजना है, ठीक है, कोई भी अगर पुरानी योजना है, ठीक है, पुरानी योजना, और अगर उस योजना में क्या हुआ है, कोई परिवर्तन किया गया है, फॉर एग्जांपल कोई परिवर्तन किया गया है, ठीक है, कोई परिवर्तन किया गया है, या कोई खास जो है उस योजना ने उपलब्धि हासिल की है, एग्जांपल की उपलब्धि, या इसके अलावा अगर उसके 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे हो गए हैं, ठीक है, या उसमें कुछ खास परिवर्तन आदि किया जाता है, तो योजनाएं वो पूछ ली जाती हैं, अक्सर पुरानी योजनाएं। इसलिए पुरानी योजनाओं को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो भी हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। तो आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, एक फैक्ट तो यही। अतः 8 अप्रैल 2026 को इसकी 11वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 10 साल पूरे हो गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, जो कि बहुत जरूरी है। इन ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। योजना के अनुसार तहत 3 श्रेणियां इसकी। शिशु में 50,000 रुपए तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। जो भी आप लोग अगर अपना उद्योग आदि लगाना चाहते हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इससे ऐसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसका रोजगार मिला। महिला अभ्यर्थी लाभार्थियों और
अनुसूचित जातियों जनजाति वर्ग के लोगों की भागीदारी क्या उल्लेखनीय रही और बड़े स्तर का फायदा जो इसमें देखने को मिला। महिलाओं की भी स्थिति इससे क्या हुई, मजबूत हुई अपने आप में। यह योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और 11वीं वर्षगांठ पर विभिन्न बैंकों ने ऋण वितरण मेलों का भी आयोजन किया कि भैया आप आइए हमारे ऋण ले जाइए, पैसा ले जाइए, लेकिन उद्योग शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब आप बताइए कि भैया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 11वीं वर्षगांठ जो है किस तिथि को मनाई गई। अभी हमने तिथि आपको यहां पर बताई है, ये देखो 8 अप्रैल 2026 को। क्या 8 अप्रैल 2026 को। तो अब देखो कि विकल्प में कहां पर है 8 अप्रैल 2026, तो बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। बस बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, क्या दिक्कत है इसमें बताइए। भारत की पहली ओपनली क्वीर, ये क्या है भाई साहब, तो प्रसिद्ध संवैधानिक कानून विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वह भारत की पहली ओपनली क्वीर सांसद बनी है। उन्हें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यसभा के लिए चुना गया है। अपने आप में ये एक बड़ी बात जो है रही है, ठीक है। तो गुरुस्वामी उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सिंह मामले में वकील थी वो, और जिसके कारण 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, उनका संसद में प्रवेश भारत के राजनीतिक प्रदेश में समावेशिता और LGBTQ+ प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग पहुंच रहे हैं भैया संसद में, ठीक है। उन्हें नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक आवाज उठाई। अच्छा, समलैंगिकता पर आपकी क्या टिप्पणी है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि समलैंगिकता भारत जैसे देश के लिए सही है या नहीं सही है, और अगर नहीं सही है तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे भेदभाव होता है, और अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है। क्या हम किसी के अधिकार को छीन सकते हैं, क्या हम किसी की स्वतंत्रता को हम छीन सकते हैं। आप जरा टिप्पणी करके मुझे बताइएगा, 1-2 कमेंट करिएगा कि समलैंगिकता कहां तक तर्कसंगत आपको नजर आती है, ठीक है। चलिए, बाकी उनके बारे में कई सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं, ठीक है। बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए बताइए अब आप क्या हो जाएगा इसका उत्तर। समलैंगिकता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर आपकी मुख्य परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू पूछा जाता है। हाल ही में मेनका गुरुस्वामी किस सदन में भारत की पहली ओपनली क्वीर सांसद के रूप में चुनी गई हैं, बताओ। बी होगा, बी। अब आज का प्रश्न है, समुद्र प्रताप का निर्माण किसने किया था भाई साहब, बताइएगा आप लोग। कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड। अगर प्रश्न नहीं आता होगा तो चैट जीपीटी पर डाल दीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर से प्लीज आप लोग, है ना, बहुत मस्त है आपके लिए, ठीक। चलिए भाई, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर हमने आपको यहां पर दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और उनके उत्तर यहां पर मैं देता हूं डेली। आप लोग अगर नए बिगिनर्स हैं तो उसको लिखने का प्रयास प्लीज जरूर किया करिए। और आपको बाकी अगर हमसे कोई चीज बातचीत करनी हो, कुछ भी रहा करे, तो आप सीधे हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 860, ठीक है, 4409-201 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, और आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके लिए है। और इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसमें पीसीएस का बैच है हमारा, यूपीएससी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है आपका, बीओ बैच है, अभ्युदय बैच है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बैच है, लेखपाल है, करंट अफेयर्स बूस्टर बैच है, इससे है, कई सारे बैच हमारे चलते हैं। आप इसमें किसी भी में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे कोर्स, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 86044409-201 या फिर इस पर आप कॉल कर सकते हैं, दोनों में से जो सही लगे आपको। ये इस पर कॉल करेंगे तो मैं उठाऊंगा डायरेक्टली, ठीक। तो ये आज का हो गया हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और एक बात और खास, शाम 4 बजे लाइव जो मेरी क्लास होती है उसको जरूर देखा करिए आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है।
और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।